हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 से। देखिए यहाँ पर आज आपकी जो बुक सेकंड चल रही थी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसी क्रम में हमारा जो है चैप्टर नंबर सेकंड था हमारा यहाँ पर पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। तो आज यहाँ पर इसका जो है पार्ट 2 कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज आ रही है, जो कि आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी सारे लोग इसे अभी देख नहीं रहे हैं, तो आप लोग इसे मॉर्निंग में डेली 7 बजे वीडियो आ जाती है, तो आप लोग इसे डेली देखा कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए आज का वीडियो देखते हैं। देखिए आपने लास्ट सेशन में अगर पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में आपने देखा था कि किस तरह से यहाँ पर बिग बैंग जो है, बिग बैंग की घटना घटित हुई थी। एक यानी कि एक गोलक जो था वो बिखर गया था टूटकर। इसके बाद आपने बिग बैंग के बाद आपने देखी किस तरह से ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। आकाश गंगाओं में जो है तारों के झुंड थे। तो आपने पिछले सेशन में जो है तारों के झुंड तक कवर कर लिया था कि भाई तारे कैसे निर्माण होता है, तारों के निर्माण के पीछे क्या रहस्य है। तो आपने वो चीज़ें समझ ली थी। और आज यहाँ पर हम जानेंगे ग्रहों का निर्माण, यानी तारों का निर्माण आपने जान लिया कि तारों का निर्माण किस प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ। आज यहाँ पर इसमें देखेंगे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है। अब देखिए ग्रहों के निर्माण की अगर हम बात करें तो जो ग्रह हैं वो आपके तारों से ही बने हैं, यानी कि ये कहीं अलग से निकल कर नहीं आए हैं, बल्कि तारों से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है अगर देखा जाए तो। अगर हम तारे की बात करें, यहाँ पर बताया गई है, यहाँ पे 3 अवस्थाएं बताई गई ग्रहों के विकास की। ये तारों से ही इनका विकास होता है। देखिए पहली अवस्था यहाँ पे बताई गई है, जो तारे होते हैं वो निहारिका के अंदर क्या है, ये तारे जो हैं वो निहारिका के अंदर एक गैस के गुंथे झुंड होते हैं। यानी धारो जो आपकी आकाशगंगा होती है, आकाशगंगा के अंदर मौजूद जो निहारिका होती है, यानी कि जो गैसी बादल होता है, उसके अंदर तारों के असंख्य तारों के झुंड होते हैं। तो वहाँ पर वही बताया गया है, तारे क्या है, निहारिका के अंदर गैस के गुंथे झुंड हैं। और जब यहाँ पर यानी कि यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर जो इन जब झुंडों में यानी इन झुंडों में जब गुरुत्वाकर्षण बल से जो गैसी बादल में जो क्रोड का निर्माण हो जाता है, यानी केंद्र बिंदु एक क्रोड के रूप में इनका निर्माण हो जाता है। और ऐसे करके क्या होता है, जो गैसी क्रोड के चारों तरफ गैस और धूलकण होते हैं, ये एक रोटेटिंग डिस्क की तरह विकसित हो जाते हैं। यानी मान लीजिए एक पूरा बादल है, इस तरह का ये बादल है पूरा, ठीक है, हमने मान लिया इस तरह का बादल है। अब यहाँ पे बीच में क्रोड का निर्माण हो गया एक, ठीक है, आकाशीय बादल में। अब क्रोड के निर्माण के फलस्वरूप क्या हुआ, पूरा एक रोटेटिंग डिस्क बन गई है इस तरह से। बीच में एक केंद्र में जो है क्रोड का निर्माण हो गया, बीच में रोटेटिंग डिस्क बन गई, धीरे धीरे घूमने लगी। यानी पूरा जो गैसी क्षेत्र था जिसमें पिंड वगैरह, जहाँ छोटे छोटे तारे वगैरह मौजूद थे, वो सब रोटेट करने लगे, घूमने लगे। तो पहली अवस्था तो ये हुई। अब धीरे धीरे क्या होता है कि भाई कोई गैसी चीज होती है उसका संघनन होता है। संघनन का मतलब ठंडी होती है। तो संघनन की प्रक्रिया जब यहाँ पे आरंभ होती है तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर जो पिंड होते हैं, गैसों के साथ घिरे हुए जो तारे होते हैं, वो धीरे धीरे छोटे छोटे गोलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है सेकंड सब पॉइंट में कि अगली अवस्था में क्या है कि गैसी बादल का संघनन आरंभ हुआ है यहाँ पर, और क्रोड को ढकने वाले जो पदार्थ थे वो छोटे छोटे गोलों के रूप में विकसित हुए हैं। यानी क्रोड को ढकने वाले पदार्थ जो हैं वो छोटे छोटे गोलों में कन्वर्ट हो गए हैं। और यही जो छोटे छोटे गोले हैं, ये बताया गया है, यानी कि सेकंड का ही सेकंड सब पॉइंट है। ये जो छोटे छोटे गोले हैं ये ससंजन का मतलब होता है अणुओं का पारस्परिक आकर्षण। ससंजन का मतलब होता है किसी चीज का आकर्षण। तो इसकी प्रक्रिया के द्वारा ग्रहाणुओं में ये विकसित हुए हैं, यानी कि जो गोले तैयार हुए हैं रोटेटिंग डिस्क के द्वारा। यानी कि जो मैंने बताया ऊपर कि निहारिका के अंदर तारों के झुंड थे, और तारों का झुंड जो था वो गुरुत्वाकर्षण बल और गैसी बादल में यहाँ पर क्रोड का निर्माण हो जाता है उसी दौरान। और क्रोड के निर्माण के उपरांत ये होता है, वो क्रोड से जो रोटेटिंग डिस्क तैयार होती है वो घूमने लगती है। और रोटेटिंग डिस्क जब घूमने लगती है तो वहाँ पर गैसी बादल का संघनन होने हो जाता है। गैसी बादल जो ठंडा होने लगता है, और ठंडा होने से क्या होता है कि क्रोड ढकने वाले जो पदार्थ होते हैं वो अपने आप स्वतः ही छोटे छोटे गोलों में विकसित हो जाते हैं। और ये गोले जो हैं वो ससंजन यानी अणुओं का अपने आपस में पास में आना, इस प्रक्रिया के द्वारा ये ग्रहाणुओं में विकसित हो जाती हैं। यानी पिंडों, छोटे छोटे पिंड मान सकते हैं, इनमें विकसित हो जाते हैं। और यहाँ पर भी कोलाइजन की प्रक्रिया चलती है, संगठन की प्रक्रिया चलती है। यानी कि छोटे छोटे पिंड जो होते हैं, छोटे छोटे जो ग्रहाणु हैं, ये जो है ये मिलने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे करके यहाँ पर ये आपस में जुड़ते चले जाते हैं। यानी ये जो है यहाँ पर ये जो ग्रहाणु हैं, संगठन की प्रक्रिया के द्वारा जो बड़े पिंड बनने शुरू हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे जो पिंड हैं वो जुड़ते चले जाते हैं, बड़े बड़े पिंड यहाँ पर बनते चले जाते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर ये प्रक्रिया आपने देख ली। और अंतिम अवस्था में हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है कि अंतिम अवस्था में यहाँ पर कुछ बड़े पिंड जो है वो ग्रहों के रूप में बने हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तो इनकी देखा जाए, ये तो इनकी वैज्ञानिक व्याख्या है। अब एक कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई ग्रहों में क्या है, जैसे कुछ लोग मानने से मतलब ये है कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की जो परिभाषा है वो ये कहती है कि भाई ग्रहों के पास अपनी कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है,
और ये सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। हम एक लाइन में पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि हमने क्लास 6, 7, 8 में यही पढ़ी थी परिभाषा, लेकिन वहाँ पर हमने केवल बेसिक परिभाषा पढ़ी थी। वास्तव में अगर देखा जाए तो तारे का जो अगला रूप है, यानी तारे जो ठंडे हो जाते हैं, तारे क्या होते हैं, तारे गैसीय स्वरूप होते हैं तारों में, तारों में तमाम गैसीय ऊष्मा होती है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे निहारिका वाला जो बादल है उसमें घिरे हुए होते हैं तारे। तो जब उस बादल का जो यानी बादल ठंडा हुआ है, संघनन की प्रक्रिया स्वरूप बादल ठंडा हुआ, तो बादल ठंडे होने से क्या हुआ कि तारों के अंदर ऊष्मा थी वो भी ठंडी हो गई और कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे गोलकों में परिवर्तित हो गए यहाँ पर। तो वो गोलक जो होते हैं वो बाकी में पिंड बन गए। तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने नोट में भी लिखवाया था कि भाई जो प्रक्रिया है, तारों से ग्रह बनते हैं, हमेशा याद रखना ग्रह कहीं अलग से नहीं निकल के आए हैं, तारों से बने हैं। ठीक है, तो ये तो आपने ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया पूरी देख ली और यही ऑथेंटिक प्रक्रिया थी। आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये तो ग्रह देख लिए, अब हम बात करते हैं सौरमंडल, यानी जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हमारे 8 ग्रह मौजूद हैं, उस सौरमंडल की बात करते हैं। और यहाँ से आपका जो है ये आपका जो पोर्शन जो है ये पढ़ते आ रहे हैं शायद, और याद भी होगा। तो हमारे सौरमंडल में देखा जाए तो हमारे सौरमंडल में वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। यहाँ पर निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है, यानी कि यहाँ पर जो निहारिका वाली घटना है इसको सौरमंडल का जनक माना जाता है, यानी कि निहारिका से ही सौरमंडल का निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी आपने अभी देखी प्रोसेस, निहारिका में क्या था कि निहारिका में गुंथित तारों का झुंड था और संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप वो तारों का झुंड जो है वो ग्रहों में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर इसलिए निहारिका को सौरमंडल को जनक माना जाता है। यानी इसके ध्वस्त होने से क्रोड के बनने की शुरुआत जो थी वो लगभग 5 से लेकर 5.6 अरबों साल पहले हुई। यानी कि यहाँ पर जो निहारिका में जो क्रोड बनने की शुरुआत हुई, यानी कि जो आपने जो पहली प्रक्रिया थी, ग्रहों के निर्माण की पहली प्रक्रिया थी, इसकी शुरुआत बताई गई है 5 से लेकर 5.6 अरब साल पहले ये शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये प्रक्रिया 5 से लेकर 5.6 अरब साल पहले ये प्रक्रिया हुई थी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यहाँ पर ग्रह जो अंतिम अवस्था आपने ग्रह की देखी थी, यानी तीसरी अवस्था यहाँ पे देखी थी, ये कितने साल पहले बने ग्रह? ये 4 से लेकर 4.56 अरब साल पहले ये ग्रह बने। तो यहाँ पर वही बताया गया है। तो आप यहाँ पर लिख लेना कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी में सब पॉइंट पे लिखा जाए। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है और इसके ध्वस्त होने और क्रोड के बनने की शुरुआत ये लगभग 5 से 5.6 अरब वर्षों पहले हुई है और ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले ये बने हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर अगला पॉइंट की। देखिए, हमारे सौरमंडल में वर्तमान में अगर देखा जाए, सेकेंड पॉइंट, तो हमारे सौरमंडल में एक सूर्य जो है तारा है, हमारे यहाँ 8 ग्रह हैं, लेकिन जो 63 उपग्रह बताए गए हैं संख्या गलत है, उपग्रह की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो केवल यहाँ पे उपग्रह लिख लेना। तो यहाँ पे 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इसके अलावा लाखों यहाँ पे छोटे छोटे पिंड हैं यहाँ पर, इसके अलावा धूमकेतु हैं और यहाँ पे बृहत मात्रा में धूलकण और गैसें भी विद्यमान हैं। यानी कि ये हमारे यहाँ का कुछ हमारे सौरमंडल का स्वरूप है। सौरमंडल में ये चीज़ें जो है विद्यमान हैं यहाँ पे, यानी कि छोटे छोटे यहाँ पर कहा जाए, यहाँ पे सूर्य है मौजूद, हमारे केंद्र में सूर्य है, इसके अलावा 8 ग्रह हैं, उनके उपग्रह हैं, लाखों छोटे पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह जिसे हम बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, धूमकेतु हैं यहाँ पर। देखिए, धूमकेतु की अगर बात करें, धूमकेतु के बारे में बात करें तो धूमकेतु जो है आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित ये पिंड होते हैं और ये सूर्य के परवलयाकार जो पथ होता है इसमें अनियमित रूप से परिक्रमा कर रहे होते हैं। यानी कि इनकी जो परिक्रमा होती है परवलय वाले पथ में, परवलय वाला पथ इस तरह का पथ होता है, तो उनमें इनकी परिक्रमा होती है, नियमित नहीं होती है, रैंडमली परिक्रमा होती है। और जब भी कोई धूमकेतु जो होता है सूर्य के नज़दीक पहुंचता है, यानी जब भी कोई धूमकेतु क्या होता है सूर्य के जैसे नज़दीक पहुंचता है, तो चूंकि ये ग्रहों यानी गैसों से बने हुए तारे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एकदम गर्म होने की वजह से गैसों के फुहारे निकलने लगते हैं। तो गैसों के फुहारे निकलते हैं तब एकदम क्या होता है, धूमकेतु खत्म होने लगता है। तो आपने देखा होगा कि आप रात के टाइम पे आप खड़े होते हैं, आसमान में देखते हैं कि काफ़ी सारे तारे आते हैं, एकदम बहुत तेजी से आए तारे और एकदम लुप्त हो जाते हैं। तो कुछ लोग जैसे ग्रामीण परिवेश में प्राचीन मान्यताएं जो है कैसे प्राणी तारा है, कुछ लोग उसे पुच्छल तारा बोलते हैं, यानी अगर भौगोलिक की भाषा में देखें, भूगोल की भाषा में, तो उसे पुच्छल तारा बोलते हैं। पुच्छल का मतलब होता है पूंछ जैसा। पूंछ का मतलब यही होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इनकी गैसें जो होती हैं एकदम नष्ट हो जाती हैं और गैसें नष्ट होने की वजह से ये तारा भी समाप्त हो जाता है। तो इसलिए इसे पुच्छल तारा, कुछ लोग इसे प्राणी तारा, इस तरह के तारे के रूप में इसे जानते हैं। तो ये वास्तव में धूमकेतु होता है ये। ठीक है, तो आपने धूमकेतु के बारे में जान लिया होगा। धूमकेतु क्षुद्र ग्रह आप जानते हैं, ग्रहों के टुकड़े, छोटे ग्रह, ये तो आप जानते ही हैं। तो धूमकेतु इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया, लिखना नहीं है, बस आप जान लीजिए। अब यहाँ पर ये तो आपने यहाँ पर इनका ये देख लिया। अब यहाँ पर सेकंड का बड़ा सब पॉइंट है, ये यहाँ पर ये बता रहा है कि इन 8 ग्रहों में यहाँ पर जो आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं, ये भीतरी ग्रह बोले जाते हैं, यानी इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। देखिए, क्योंकि ये जो है सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित है। ये आप पहला सब पॉइंट लिख लेना कि 8 ग्रहों में जो सूर्य के पास के ग्रह 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये इनर प्लेनेट यानी भीतरी ग्रह बोले जाते हैं।
क्योंकि रीजन यहाँ पर ये है क्योंकि ये सूर्य के क्षुद्रग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित है। अब देखिए ये जो 4 ग्रह हैं, यानी कि ये वाले जो 4 ग्रह हैं आपके बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और यहाँ पर, ठीक है, ये चारों ग्रह आपके जो हैं, यानी यहाँ पर लिख लेना इसी में सब पॉइंट, पहले सब पॉइंट का सब पॉइंट, ये 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहलाते हैं, टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहलाते हैं। यानी मतलब ये है कि पृथ्वी की भांति ये पृथ्वी की जैसी धातुओं से निर्मित है। यानी कि यहाँ पर लिख लेना, इसका अर्थ है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति सेलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले हैं, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। ये सेकंड का पहले सब पॉइंट का सब पॉइंट आप लिख लेना। अब सेकंड का सेकंड सब पॉइंट आप लिखेंगे, सेकंड का सेकंड सब पॉइंट आप लिखेंगे। देखिए अन्य 4 ग्रह, यानी कि आपके जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को छोड़कर जो अन्य 4 ग्रह हैं, भारी ग्रह, जो ये ग्रह जो हैं ये भारी ग्रह बोले जाते हैं, यानी आउटर प्लेनेट्स बोले जाते हैं, ठीक है, आउटर प्लेनेट्स कहलाते हैं। देखिए ये जो आउटर प्लेनेट वाले ग्रह हैं, ये 4 ग्रह गैस से बने हैं, ठीक है, गैस से बने ग्रह हैं या फिर जोबियन ग्रह कहलाते हैं, ठीक है, जोबियन ग्रह कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसी में सब पॉइंट लिख लेना, सेकंड सब पॉइंट का सब पॉइंट है यहाँ पर, जोबियन का अर्थ जो है बृहस्पति की तरह, यानी कि बृहस्पति की तरह, बृहस्पति का मतलब ये है कि बृहस्पति की रचना जो हुई है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना वहाँ पे सघन वायुमंडल है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बाद बाकी जो 4 ग्रह हैं आपके पास, आपके ब्रह्मांड में बाद बाकी 4 ग्रह हैं जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, तो इन सब में गैसी वातावरण, गैसी वायुमंडल पाया जाता है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम वाला वायुमंडल यहाँ पर विद्यमान है। तो यहाँ पर आप ये लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भाई इन सभी ग्रहों का, यानी कि चाहे ये छोटे ग्रह हों बड़े ग्रह हों, इन सभी का निर्माण जो है वो एक ही समय में हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई बृहस्पति पहले बन गया हो और बुध बाद में बनाओ, नहीं, सभी ग्रहों का निर्माण जो है ये 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ है। ये बात ध्यान रखने वाली है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा ये। अब देखिए यहाँ पर एक नोट डाल के प्लूटो ग्रह के बारे में है। देखिए प्लूटो क्या था, सन 2000 से पहले प्लूटो को यहाँ पर ग्रह के दर्जा दिया जाता था, यानी सन 2006 से पहले क्या था, प्लूटो आपके नवे ग्रह के रूप में चिन्हित था। लेकिन सन 2006 में जब आपकी यहाँ पर बैठक हुई, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की जो बैठक हुई, तो इसमें निर्णय लिया गया कि भाई कुछ छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं और कुछ प्लूटो जैसे ग्रह हैं, छोटे ग्रह हैं, तो उन्हें बौने ग्रह का दर्जा दिया गया, ठीक है, यानी बौने ग्रह का उन्हें दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर आप नोट में लिख लेना कि अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल की संगठन की ने निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, यानी 2003 UB 313, इनमें एक संग्रह है खगोलीय पिंडों का ये, और प्लूटो, ये बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, ये आप लिख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर अंतर बताया गया है, जो पार्थिव ग्रह हैं आपके 4 पार्थिव ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और जो जोबियन ग्रह हैं, यानी कि ये जो 4 ग्रह हैं, इनमें अंतर बताया गया है। इनमें क्या अंतर है, तो चौथा पॉइंट आप डाल लेना, पार्थिव और जोबियन ग्रहों में अंतर। तो 1 बाय 1 करके इनमें अंतर देखते हैं, इनमें क्या क्या अंतर है, पार्थिव ग्रह में क्या अंतर है और जोबियन ग्रहों में क्या अंतर है। देखिए अगर पार्थिव ग्रह की बात करें, हम पार्थिव ग्रह की बात करें, तो पार्थिव ग्रह जो है जनक तारे के समीप बने हैं। जनक तारे के समीप बनने से ऐसा यहाँ पर ये है कि भाई इनके सामने सूर्य था, तो सूर्य होने की वजह से यहाँ पर जो गैसें वगैरह थी, यानी तापमान, यानी अत्यधिक तापमान की वजह से गैसें संघनित नहीं हो पाई, गैसें ठंडी नहीं हो पाई और गैसें वहाँ से बाहर निकल गई, ठीक है, यानी गैसें वहाँ से निकल गई। इस वजह से इनके जो, यानी इनके वायुमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें नहीं पाई जाती हैं। कहने का मतलब पहले पॉइंट का यहाँ पर ये है। तो चौथे का पहला सब पॉइंट लिख लेना कि पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने हैं। जनक तारा का मतलब सूर्य, ठीक है, जहाँ अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई, ठीक है, गैसें संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी नहीं हो सकी, और इसी में सब पॉइंट पहले का ही, जोबियन की ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई है। यानी जोबियन ग्रहों पर क्या है कि वहां पर संघनन की प्रक्रिया जारी है और वहां पर हाइड्रोजन हीलियम का आज भी वायुमंडल मौजूद है, क्योंकि वो सूर्य से दूरी होने की वजह से वहां पर सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से उन गैसों का जो है बाष्पीकरण हो जाए, गैसें बाहर निकल जाए, ठीक है, गैसों का ह्रास हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पा रहा है उनमें, इसलिए वहां पर गैसीय आवरण आज भी विद्यमान है। सेकंड सब पॉइंट यहाँ पर कहा गया है सेकंड का कि सौर वायु। देखिए सौर वायु से उपराय यहाँ पर क्या है, आप लोग तो यहाँ पर अभी कुछ लोग विद्वान लोग मुझे कमेंट में कहेंगे सर यहाँ पर सौर वायु क्या होती है। सौर वायु का मतलब ये सूर्य के प्रकाश को सौर वायु की संज्ञा दी गई है। इस सूर्य का जो तीव्र प्रकाश है जो हमारे 4 ग्रहों पर मोस्टली में अच्छी खासी सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो रहा है, उसे सौर वायु का नाम दे दिया गया है। यानी आप ये कंफ्यूज मत होना कि भाई ब्रह्मांड में तो वायु है ही नहीं ऊपर, तो यहाँ पे सौर वायु का नाम कैसे दे दिया। सौर वायु से मतलब यहाँ पर संज्ञा दी गई है किसकी, सूर्य के तीव्र प्रकाश की। तो सौर वायु जो है वो सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी। इससे क्या हुआ, जो पार्थिव ग्रहों से ज्यादा मात्रा में गैस और धूलकण ये उड़ा ली गई।
यानी कहने का मतलब सूर्य सौर वायु का आप चाहे सूर्य की तेज प्रकाश बोल सकते हैं, सूर्य का तेज रेडिएशन बोल सकते हैं, जो भी माने, ठीक है। तो उनसे क्या था, पार्थिव ग्रहों में भी स्टार्टिंग में वही गैसें थी बड़ी भारी मात्रा में और धूल करते, तो ये उनकी वजह से इन्हें खत्म कर दिया इन्होंने, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पर उड़ा ली गई। अब देखिए, अब आगे इसी में सेकंड सब पॉइंट, वहीं आपके सौर पवन जो जोवियन ग्रह थे, जोवियन ग्रहों पर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थी, तो वहाँ से ये जो आपकी धूल कण और गैस है वो हटा नहीं पाई। तो इस वजह से आज भी वहाँ पर ब्रह्मांड में जो आपके बृहस्पति है, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यहाँ पर जो है, यानी मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। तो ये रीजन रहा है। तीसरा रीजन यहाँ पर बताया गया है गुरुत्वाकर्षण वाला। देखिए, पार्थिव ग्रह क्योंकि संरचना में छोटे हैं, तो छोटे होने की वजह से इनका जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो भी कम है। तो ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने की वजह से भी क्या होता है कि इनके, यानी इनमें जो गैसें हैं वो लंबे समय तक नहीं रुक पाएंगी, गैसें इनके वायुमंडल से बाहर निकलेंगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ही कम है यहाँ पर अपेक्षाकृत 4 ग्रहों के। तो इस वजह से यहाँ पर ये रीजन रहा कि यहाँ से जो गैसीय आवरण था वो जल्दी खत्म हो गया, जबकि जोवियन ग्रहों से गैसीय आवरण अब तक खत्म नहीं हो पाया है। तो ये कुछ यहाँ पे अंतर बताए गए हैं पार्थिव ग्रहों में और जोवियन ग्रहों में अंतर, वो आपने नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर ये ग्रहों का बताया गया है कि कौन से ग्रह हैं क्रम में। ये सूर्य से दूरी के आधार पर है, इधर आपका जो है सन हो जाएगा और सन से दूरी के आधार पर है। देखिए, इनके इसी तरह से लिख लेना कि ऊपर यहाँ पे ग्रह डाल लेना और नीचे इनके साइड से डाल लेना उपग्रह, और ये लिख लेना क्रम में। अब देखिए, पहला नंबर पर आता है बुध, ठीक है, बुध का उपग्रह एक भी नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है शुक्र, इसका उपग्रह यहाँ पर एक भी नहीं है, यानी 0 है। तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी, पृथ्वी का एक उपग्रह है, यानी चंद्रमा है, ठीक है। चौथे नंबर पर आता है आपका जो है मंगल, मंगल के 2 उपग्रह हैं। अब 5वें नंबर पर आता है आपका जो है बृहस्पति, बृहस्पति के देखिए यहाँ पर संख्या पुरानी लिखी हुई है, 53 जो लिखी हुई है संख्या, ये बहुत पुरानी संख्या है। अभी वर्तमान में यानी 2019 के जो आंकड़े हैं नासा के, उसके अकॉर्डिंग 79 उपग्रह हैं बृहस्पति के। और अब पहले नंबर पर, यानी अब 6वें नंबर पर जो ग्रह आता है शनि आता है, और शनि के उपग्रह जो है अब सबसे ज़्यादा शनि के उपग्रह हैं, यानी 82 उपग्रह शनि के हैं। अभी वर्तमान में जो खोजें हुई हैं सन 2019 में, तो ISA की जो खोजें हुई हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्रमाण दिया है कि अब शनि के ग्रहों की उपग्रहों की संख्या ज़्यादा है। तो आपको अपडेटेड मैंने आंकड़े यहाँ पे दे दिए हैं, इसलिए पुराने आंकड़े यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बृहस्पति के कितने 79 हैं और शनि के कितने 82 हैं। इसके अलावा यूरेनस 7वें नंबर पर आ रहा है, यूरेनस के अलावा 27 हैं, ठीक है। नेपच्यून की बात करें, नेपच्यून के यहाँ पर जो है 13 हैं, यानी अरुण बोलते हैं यूरेनस को, और नेपच्यून को यहाँ पे वरुण बोलते हैं। ये तो सूर्य से दूरी के आधार पर था। अब अगला क्रम मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर आकार के आधार पर, यानी आकार के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में। यहाँ पे आप अगले में लिख लेना आकार के आधार पर, यानी आकार के आधार पर अगर देखें, ठीक है, आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में देखें तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटा जो है वो है बुध है। सबसे छोटा जो है आपका कौन सा है, बुध है, ठीक है। इसका मतलब जानते होंगे शहरों का, ठीक है, बुध है। बुध के बाद यहाँ पर आता है मंगल आता है, ठीक है, बुध के बाद मंगल आता है। मंगल के बाद यहाँ पर आता है शुक्र आता है, ठीक है, और शुक्र के बाद आती है आपकी जो है पृथ्वी आती है, ठीक है, और पृथ्वी के बाद यहाँ पर आता है, यहाँ पर आपका जो आता है ग्रह वो वरुण आता है, यानी नेपच्यून आता है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद आता है वरुण आता है, लिख लेना आप। और वरुण के बाद यहाँ पे आता है आपका जो ग्रह आता है अगला अरुण आता है, उसके बाद आता है शनि, और उसके बाद आपके बृहस्पति। तो ये आपके थे आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, कि सबसे छोटा बुध है, उसके बाद मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति, ठीक है। तो ये आपने यहां पर नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब देखिए यहां पर ये वैसे तो आपकी जो बिग बैंग थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ऊपर वाला सिद्धांत कंप्लीट हो जाता है। अब स्वतंत्र रूप से हेडिंग है चंद्रमा। अब देखिए चंद्रमा को यहाँ पे पहले क्यों बता दिया गया है, क्योंकि उसके बाद पृथ्वी ली गई है, पृथ्वी में इन्होंने पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया है। तो पहले चंद्रमा को देख लेते हैं, चंद्रमा के बारे में क्या सिद्धांत है, क्या अवधारणाएं हैं। देखिए चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा के बारे में आप जानते हैं पृथ्वी का अकेला उपग्रह है। देखिए चंद्रमा के बारे में भी पहले काफ़ी सारे सिद्धांत प्रचलित थे। उनमें से एक सबसे पहले सिद्धांत जो देने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था सर जॉर्ज डार्विन। इन्होंने सबसे पहले जो है यहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा का जो घूमने का राज था वो सुझाया कि भाई कैसे चंद्रमा का निर्माण हुआ, किस तरह से चंद्रमा बना। तो पहले इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो यहाँ पर आप नोट कर लेना, सन 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे। यानी इनका मानना यह था कि स्टार्टिंग में ये पूरा एक ही पिंड था। यानी आज जो पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा को आप देख पा रहे हैं वो चंद्रमा अलग नहीं है, इसी पृथ्वी का पार्ट है।
इन्होंने अपनी थ्योरी में ये कहा कि भाई चंद्रमा जो है पूरा पिंड डंबल की आकृति भी न था, यानी शुरुआत में जो पिंड था वो डंबल की आकृति का मतलब ये है कि डंबल जो होता है वो इनके दोनों सिरे जो होते हैं भारी होते हैं और बीच में पतला होता है। आपने देखा होगा डंबल वही होता है जो जिम वगैरह में लोग करते हैं, तो जिम में आपने देखा होगा डंबल, ठीक है, तो उसी प्रकार का डंबल का वो संरचना डंबल बोली जाती है, यानी कि यहाँ पर साइडों से दोनों लेफ्ट और राइट साइड में क्या होता है, मोटा होता है और बीच में बिल्कुल पतला होता है। तो इनका कहने का मतलब ये था कि जो ग्रह अपना शुरुआत में था कुछ इस तरह से ग्रह की रचना थी, यानी कि ऊपर और नीचे ये मोटा था और बीच में एकदम पतला था इस तरह से। तो इनका मतलब ये था कि भाई इससे टूट गए ये वाले, तो यहाँ पर वही बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसी में लिख लेना आगे बढ़ के, यह पूरा पिंड यानी कि जो पूरा इन्होंने सुझाया कि पृथ्वी और चंद्रमा एक ही पिंड था, तो यह पूरा पिंड कैसा था कि डंबल की आकृति में परिवर्तित हुआ। डंबल की आकृति में पतला, यानी कि कहने का मतलब बीच में पतला और साइडों से मोटा, और ऐसे करके ये एंड में टूट गया। और इन्होंने फिर एंड में कहा कि इनके अनुसार इन्होंने कहा कि चंद्रमा का जो निर्माण जो है ये उसी पदार्थ से हुआ जहां पर आज पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर गड्ढे के रूप में मौजूद है। यानी आज आपका जो प्रशांत महासागर वाला गड्ढा देख रहे हैं, तो वो जो गड्ढा वाला पोर्शन है वो वास्तव में चंद्रमा वाला ही कुछ पोर्शन है, इनका मानना ये था। तो इन्होंने ये थ्योरी दी। लेकिन वर्तमान में क्या था कि वर्तमान में जो वैज्ञानिक हुए वो इस बात से संतुष्ट नहीं हुए, सहमत नहीं हुए, तो वैज्ञानिकों ने इस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पर लिख लेना सेकंड पॉइंट कि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है, ये लिख लेना। तो इसमें लिख लेना आगे उनके अनुसार, यानी इनके अनुसार क्या था, इन्होंने ये माना कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति जो हुई है एक बड़े टकराव से हुई है, यानी एक बड़ा पिंड आके टकराया है, उससे इसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेना इसमें सेकंड का सब पॉइंट, उनके अनुसार, यहाँ पर उनके अनुसार पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव, यानी कि एक बहुत बड़ा टकराव हुआ है, इसका नतीजा है। और इस टकराव को इन्होंने द बिग स्प्लैट, यानी इसको द बिग स्प्लैट का नाम दिया है, ठीक है, ये लिख लेना। अब देखिए ये प्रक्रिया हुई कब, ये प्रक्रिया तब हुई जिस समय पृथ्वी बन रही थी, यानी पृथ्वी बनने के तैयार हुई थी, उसके कुछ समय बाद ही एक मंगल ग्रह से भी 1 से 3 गुना बड़ा एक मंगल ग्रह के साइज का एक पिंड आके पृथ्वी से टकरा गया। तो पृथ्वी से टकराने में उसका कुछ हिस्सा जो था वो टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और कुछ टुकड़ा जो था वो पृथ्वी की परिक्रमा लगाने लगा। तो यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट लिख लेना इसी में ही, सेकंड सब पॉइंट थर्ड का, कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद मंगल ग्रह से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया, ठीक है। इसी में सब पॉइंट लिख लेना, यानी कि टकराने से क्या हुआ, टकराने से वही है कि भाई कुछ हिस्सा जो था अंतरिक्ष में बिखर गया, कुछ इसके परिक्रमा लगाने का। तो यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्षों पहले हुई। यानी टकराने से क्या हुआ कि कुछ हिस्सा टूट के बिखर गया, कुछ सूर्य की बोल रहा हूँ, पृथ्वी की परिक्रमा लगाने लगा। तो ऐसे करके यहाँ पर ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी आज प्रचलित है। तो आपने ये थ्योरी जान ली। अब बात करते हैं हम जिस ग्रह पर रह रहे हैं पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी का उद्भव, इसे ध्यान से पढ़ना आप लोग, पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ है। तो हेडिंग डाल लीजिए पृथ्वी का उद्भव। देखिए शुरुआत में पृथ्वी सभी ग्रहों की बात थी, ये भी इसमें पृथ्वी चट्टानी थी, गर्म थी और एकदम वीरान ग्रह थी। इसके वायुमंडल में भी शुरुआत में गैसें थी जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर कि प्रारंभ में पृथ्वी जो थी चट्टानी और गर्म वीरान ग्रह थी, ठीक है, और जिसका वायुमंडल जो था विरल का मतलब था बहुत कहीं कहीं यदा कदा यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम ये बना हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपने पृथ्वी पर आज से यहाँ पे बताया गया है कि आज से लगभग 460 करोड़ साल पहले यहाँ पर जीवन का विकास हुआ। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिख लेना कि आज से 460 करोड़ साल पहले इस ग्रह पर जीवन का विकास हुआ। ये सेकंड पॉइंट में आप लिख लेना, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी की संरचना की बात करें तो पृथ्वी की संरचना वर्तमान में परतदार है, यानी पृथ्वी की संरचना जो है वो परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोध तक यहाँ पर जो भी पदार्थ विद्यमान है वो कोई एक समान नहीं है, ठीक है, ये आप लिख लेना यहाँ पर। इसके अलावा वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व यहाँ पर सबसे कम है। पृथ्वी में अगर वायुमंडलीय पदार्थ की घनत्व की बात करें तो वो घनत्व यहाँ पर सबसे कम है। अब देखिए पृथ्वी का निर्माण में ही पृथ्वी में स्थलमंडल भी बना है, यानी जिस पर हम रह रहे हैं स्थल पर उसे स्थलमंडल बोलते हैं। तो पृथ्वी पर स्थलमंडल का विकास कैसे हुआ है, तो यहाँ पर इसी में सब हेडिंग है स्थलमंडल का विकास पृथ्वी के संदर्भ में। आप सभी लोग जानते हैं
कि भाई जो भी ये पिंड हैं, यानी कि जो आपका ग्रह पृथ्वी है, इसका निर्माण भी कहीं ना कहीं ग्रहाणुओं से हुआ है। ठीक है, यानी खगोलीय पिंडों की परिघटना के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है। पूरा आपने प्रोसेस अभी देख ली कि किस तरह से ग्रह बने हैं, तो वही प्रक्रिया से ये भी गुजरे हैं। यानी कि पहले क्या था, वही निहारिका थी, निहारिका में बहुत सारे पिंड जो थे उलझे हुए थे, तारे उलझे हुए थे, और अचानक से वहाँ पे एक रोड तैयार हो जाता है, वहाँ पे डिस्क तैयार होती है, और डिस्क जो होती है रोटेट करने लगती है। रोटेट होने के उपरांत वहाँ पे संघनन की प्रक्रिया हुई। संघनन से क्या हुआ कि जो गैसें वगैरह थी वो दूर हुई, और ऐसे करके गोलक के रूप में पिंड बनने लगे। और पिंड जो बने बाद में क्या हुआ, उनमें टकराव हुआ छोटे छोटे पिंडों में, ग्रहाणु के रूप में विकसित हुए पिंड, और बाद में टकराव होकर वो बड़े पिंड में परिवर्तित हो गए, और बड़े पिंड जो होते वो फिर बाद में ग्रह बन गए ठंडे होकर। तो ये प्रक्रिया आपने जानी, और हर ग्रह इसी प्रक्रिया से गुजरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर बता, उससे आगे का कहानी क्या है, उससे आगे का क्या कहानी ये है, ठीक है, कि भाई यहाँ पर जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी, यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर इसमें कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और पृथ्वी की उत्पत्ति के तुरंत बाद यहाँ पे क्या हुआ, जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संहत हो रहे, संहत का मतलब मिल रहे थे, तो इन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। यानी कहने का मतलब ये था कि भाई आपने देखा कि जो जहाँ पर जो गोले थे, यानी कि जो निहारिका वाली घटना थी, निहारिका में जो तारे थे, तारे घूमने लगे, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से यहाँ पे बताया आपने, रोटेटिंग डिस्क में घूमने लगे, वहाँ छोटे छोटे पिंड, संघनन के उपरांत छोटे छोटे पिंड निकल कर आए, छोटे छोटे ग्रहाणु निकल कर आए, वो टकराने लगे, टकराकर बड़े पिंड बन गए। तो उस समय जो ग्रहाणु में मौजूद पदार्थ था, ग्रहाणु में मौजूद तमाम तरह के मैटर थे, चाहे आपकी जो भी धातुआं हों, अधातुएं हों, वो आपस में मिलने लगी। तो वही बताया गया है कि भाई जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संहत हो रहे थे, मिल रहे थे, कोलाइजन हो रहा था, तो इन इकट्ठा होते पदार्थ पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। यानी इनके ऊपर विद्यमान जो भी पदार्थ हैं, हमारे जो भी धातुएं हैं, अधातुएं, इन्हें प्रभावित किया। और आप हमेशा याद रखना कि जब भी कोई टक्कर होती है, जब भी कोई चीज़ विलय होती है, तो ऑब्वियस सी बात है घर्षण हुआ होगा, तो घर्षण होने से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊष्मा भी क्रिएट हुई होगी। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी हुई, यानी कि इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ऊष्मा क्रिएट हुई। यानी कि जब दो पिंड जो टकरा के कोलाइज हो रहे थे, मिल रहे थे, संगत हो रहे थे, तो वहाँ पर एक बहुत ही उच्च लेवल की ऊष्मा भी उसमें उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना इसी में, पहले सब पॉइंट में, पहले पॉइंट में सॉरी, उत्पन्न हुई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब ऊष्मा उत्पन्न हुई तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि यह क्रिया जारी रही। ठीक है, यानी जब कोलाइज होना है, संगत प्रक्रिया जब जारी रही टकराव वाली, तो उससे क्या हुआ, ऊष्मा निरंतर उत्पन्न रही, और उत्पन्न ताप से यहाँ पे मौजूद पदार्थ थे, यानी ग्रहाणुओं पर मौजूद जो पदार्थ थे वो पिघलने लगे, यानी गलने लग गए। ठीक है, वहाँ पर ये हुआ। अब यहाँ पर जो पदार्थ यहाँ पर गल चुके थे, अब गलने के उपरांत क्या हुआ, गलने के उपरांत ये हुआ कि भाई यहाँ पर जो भारी भारी पदार्थ थे, यानी कि बहुत ज़्यादा उच्च द्रव्यमान हो गया, तो जो भारी भारी पदार्थ थे वो तो गलने के उपरांत क्या हुआ, पृथ्वी की अंदर की सतह में चले गए, और कुछ हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आकर रुके रहे। तो ऐसे करके यहाँ पर इनका स्थलमंडल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट में यहाँ पे आप लिख लेना इसमें कि अत्यधिक ताप के कारण क्या हुआ कि पृथ्वी आंशिक रूप से द्रवावस्था में रह गई, और तापमान की अधिकता की वजह से यहाँ पर हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ जो थे ये अलग होना शुरू हो गए। ठीक है, यानी कि ये लिख लेना पूरा लाइन, यानी कि यहाँ पर तापमान की अधिकता होने की वजह से क्या हुआ कि जो अलग अलग घनत्व वाले पदार्थ थे, जैसे लोहा हुआ, सोना हुआ, ये अलग अलग घनत्व वाले पदार्थ हैं, तो ये अलग होने लगे, इतने तापमान तक सब अपने अपने रूप में आके अलग अलग होने लगे। ठीक है, अब अलग होने की वजह से बाद में क्या हुआ कि इसी अलगाव के बीच में क्या हुआ, थर्ड सब पॉइंट, इसी अलगाव से क्या हुआ, भारी पदार्थ जैसे लोहा हुआ पृथ्वी के केंद्र में चले गए, और हल्के पदार्थ जो थे पृथ्वी की सतह पर या उसके ऊपरी भाग में आ गए। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी सतह या ऊपरी भाग में आ गए, और समय के साथ ये क्या हुआ, ये ठंडे होकर ये ठोस रूप में यहाँ पर जमते चले गए। चौथा सब पॉइंट कि समय के साथ ये ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। तो ऐसे करके यहाँ पर पृथ्वी की भू पर्पटी के रूप में ये विकसित हो गए, यानी ऊपर की सतह पर जो पदार्थ ठंडे होकर जम गए तो उसे बाद में भू पर्पटी माना गया। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसी में पांचवा सब पॉइंट है, जो प्रक्रिया जो वाली ये कही जाती है, जिसके फलस्वरूप जो स्थलमंडल का निर्माण हुआ है, ये जो प्रक्रिया बोली जाती है इसे विभेदन बोलते हैं। यानी हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थ जो होते हैं पृथक होकर यानी क्रोड में चले गए, कुछ पदार्थ सतह पर रह गए, तो इसे विभेदन कहा जाता है। और विभेदन की प्रक्रिया आप जानते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप हुई उच्च ताप की वजह से, यानी जो जब दो ग्रहाणु मिलकर एक बड़ा पिंड बना रहे थे उस दौरान एक हाई टेम्परेचर क्रिएट हुआ। हाई टेम्परेचर से ये हुआ कि इस पर मौजूद जो भी पदार्थ थे वो गल गए बिल्कुल, और गलने के उपरांत ये हुआ कि भाई जो घनत्व अलग अलग घनत्व वाले पदार्थ थे वो सेपरेट होने लगे, यानी जो जिनका घनत्व बहुत ज़्यादा भारी वाले पदार्थ थे वो नीचे चले गए और हल्के वाले पदार्थ ऊपर आ गए। समय के साथ साथ क्या हुआ कि कुछ पदार्थ जो थे ठंडे हो गए, और ठंडे होकर उन्होंने भूपर्पटी का निर्माण कर लिया।
तो ये प्रक्रिया आपने जान ली, ये स्थल मंडल के विकास की प्रक्रिया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे कहेंगे सर आपने शॉर्ट क्यों नहीं करवाया। देखिए शॉर्ट करवाने से मैं एक लाइन में भी लिखवा सकता हूँ कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो कहानी मज़ा नहीं आएगा आपको। सच बता रहा हूँ, आपको पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा और आप बिल्कुल कहानी लिख नहीं पाओगे। इसलिए मैंने पूरी कहानी लिखवा दी यहाँ पर, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमारी जो स्थल मंडल है जिस पर हम रह रहे हैं भूपर्पटी पर सबसे ऊपरी परत है, तो उसका निर्माण कैसे हुआ आपको समझ में आ गया एक बार में। और मैं डायरेक्ट यहाँ पर एक लाइन में लिखवा देता कि भाई विभेदन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप समझ ही नहीं पाते विभेदन की प्रक्रिया हुई क्या, क्यों हुई, आप समझ नहीं पाते। इसलिए पूरा लिखा वो ज़्यादा बेटर रहा। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने स्थल मंडल का निर्माण देख लिया। अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन बताई गई हैं। पहली अवस्था तो यहाँ पे बताई गई है भाई, जो आपका स्थल मंडल बना है, यहाँ पे आपने ऊपर देखा कि ये प्रक्रिया, एक तो प्रक्रिया हुई जो पृथ्वी का जो निर्माण हो रहा था, अपने ग्रह का निर्माण हो रहा था उस समय हुई, ठीक है, यानी पृथ्वी की जब रचना हो रही थी उस समय यह प्रक्रिया हुई। अब दूसरी प्रक्रिया यहाँ पर कब हुई, दूसरी बार प्रक्रिया जो हुई वो चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान हुई। यानी तापमान पृथ्वी का फिर से कब बढ़ा, जब चंद्रमा के साथ, यानी चंद्रमा का निर्माण हुआ, एक पिंड आके टकराया पृथ्वी से, उस समय भी यहाँ पर क्या हुआ, एक तापमान उत्पन्न हुआ, तो वो भी बताया गया है। सेकंड पॉइंट यह लिख लेना कि चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघट्ट के कारण, भीषण संघट्ट का मतलब टकराव के कारण, ठीक है, पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा, ठीक है, और ये जो प्रक्रिया पुनः बढ़ा है ये विभेदन का दूसरा चरण था। वैज्ञानिक इसे क्या मानते हैं कि विभेदन प्रक्रिया का ये दूसरा चरण था, ठीक है, दूसरा चरण था ये वाला। तो आपने ये चीज देख ली कि भाई कब यहाँ पर आपका ये वाला टकराव हुआ, कब बुरा टकराव हुआ, दोनों टकराव आपने देख लीजिए। तो ऐसे करके यहाँ पर आप आगे आप देखेंगे कि पृथ्वी के धरातल पर यहाँ पर कई परतें बन गई। तो यहाँ पर सबसे अंदर वाली परत जो है क्रोड कही जाती है। तो थर्ड पॉइंट यहाँ लिख लेना कि पृथ्वी के धरातल पर से क्रोड तक कई परतें पाई जाती हैं। सबसे ऊपरी परत जो है हमारी वो परपटी है, उसके बाद प्रावार यानी मेंटल बोलते हैं, फिर उसमें क्रोड को हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया है, एक बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, ठीक है। तो ये इसमें पाया जाता है, ठीक है, ये लिख लेना बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड ये पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि पृथ्वी के ऊपरी भाग यानी सबसे ऊपरी परत से लेकर आंतरिक भाग तक का जो पदार्थ का घनत्व है वो बढ़ता है। यानी अंदर पृथ्वी के क्रोड के समीप वही पदार्थ हैं जिनका घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, जैसे लोहा हुआ और भी भारी भारी धातुएं हुई, वो सबसे निचले स्तर पर पाई जाती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। देखिए इसके बारे में हम जो पृथ्वी के पढ़ते हैं इनके बारे में विस्तृत चर्चा जो है अगले अध्याय में करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर इनकी व्याख्या भी पूरी तरह से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे फिर से व्याख्या करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर समय फिर वही, यानी यहाँ पर भी समय बर्बाद होगा और अगले बारे में तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेनली चैप्टर ही इसी पर डिपेंड करता है। तो अभी मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, कल हमारा वीडियो आएगा तो वहाँ पर हम ये जो पढ़ते हैं इनको सबको देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपने स्थल मंडल का विकास देख लिया, स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ तो आपने देख लिया। अब अगली जो हेडिंग है पृथ्वी पर, अब देखिए स्थल मंडल तो बन गया, जमीन तो बन गई, अब बात करते हैं पृथ्वी पर वायुमंडल कैसे क्रिएट हुआ और यहाँ पर वायुमंडल के अलावा जलमंडल का विकास कैसे हुआ। तो अगली यहाँ पर हेडिंग है वायुमंडल और जलमंडल का विकास। देखिए यहाँ पर अगर वर्तमान में देखा जाए तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वर्तमान का बताया गया है, पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। यानी आप जानते हैं नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन जो है 21% से ज़्यादा ऑक्सीजन विद्यमान है, यानी सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं दो गैसों का है। लेकिन शुरुआत में जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं थी। वायुमंडल हमारा 3 प्रक्रियाओं में तैयार हुआ है। कैसे हुआ है, यानी हमारे आसपास जो मौजूद वायुमंडल है वो 3 प्रक्रियाओं में तैयार हुआ है। कैसे हुआ है वो देख लेते हैं कि यहाँ पर लिख लेना कि वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाओं का मतलब ये है कि यहाँ पर पहली अवस्था वही बताई गई है जो आपने ऊपर देखी कि जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का भंडार था। शुरुआत में जब हमारे ग्रह बन के तैयार हुए थे, ग्रहों की आरंभिक अवस्था थी, तो यहाँ पे वातावरण के रूप में यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का भंडार था, तो वही यहाँ पे बताई गई है। पहला सब पॉइंट यहाँ लिखना है ना, ठीक है। और वो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा और अजीब वे में लिखवा दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या था पहले सब पॉइंट में कि सौर पवन के कारण, ठीक है, सौर पवन के कारण आदिकाल, ठीक है, लिख लेना सौर पवन के कारण आदिकालिक वायुमंडली गैसों ब्रैकेट में लिख लेना, वायुमंडलीय गैसों में ब्रैकेट में लिखना हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, का हिनास है। यानी पहली अवस्था हमारी क्या है, पहली अवस्था हमारी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहली अवस्था हमारी जो है वो सौर पवन के कारण आदिकालिक वायुमंडलीय गैसें जो आपकी आदिकालिक जो है उस समय गैसें थी विद्यमान थी पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ही, हाइड्रोजन और हीलियम, तो इनका हिनास हुआ सौर पवन की वजह से, यानी सूर्य की ऊष्मा की वजह से इनका हिनास हुआ पहले चरण में, ठीक है, वायुमंडल के विकास की पहली चरण में। दूसरे चरण में क्या होता है, यहाँ पर दूसरे चरण में यहाँ पे बताया गया सेकंड सब पॉइंट सेकंड का, ठीक है। दूसरे चरण में यहाँ पर क्या होता है कि भाई बताया गया है, यहाँ पर नीचे से मैं लिखवाऊंगा, यहाँ पर और शॉर्ट कर दिया गया है। दूसरे चरण में यहाँ से सेकंड सब पॉइंट में लिख लेना यहाँ पर कि पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान
यानी पृथ्वी जैसे ठंडी होती जा रही थी और जो विभेदन की प्रक्रिया हुई है, जिसमें आपने देखा चंद्रमा के साथ विभेदन हुआ, उससे पहले भी विभेदन हुआ, जब पृथ्वी बन रही थी उस समय विभेदन हुआ, और उसके बाद चंद्रमा के साथ विभेदन हुआ है। ठीक है, यानी पृथ्वी ठंडी हो गई है, उसके बाद विभेदन एक और हुआ है चंद्रमा वाला। तो उस समय क्या हुआ, इस विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदर के भाग में से यानी क्रोड साइड में से बहुत सारी गैसें और जलवाष्प जो थी वो बाहर निकले। तो इसी वजह से यहाँ पर आज का वायुमंडल सेकंड स्टेज पर क्रिएट हो गया। यानी जब पृथ्वी ठंडी हो गई, शांत पड़ गई पृथ्वी, एकदम तप्त गोला थी शुरुआत में। तप्त गोला क्यों होगी, जब भाई मैंने बताया कि दो भिन्न भिन्न ग्रहाणु आगे टकरा कर मिलकर एक बड़ा पिंड बन रहे थे, तो उस समय तक तप्त गोला ही थी। तो तप्त गोला धीरे धीरे ठंडा हुआ। ठंडा होने के उपरांत क्या हुआ यहाँ पर कि भाई पृथ्वी के अंदर से तमाम जो ज्वालामुखी क्रिया वगैरह की वजह से तमाम जो गैसें थी वो एकदम रिलीज हुई। तो उन गैसों के रिलीज होने से यहाँ पर उस समय वायुमंडल का उद्भव हुआ सेकेंड अवस्था में। ठीक है, सेकेंड अवस्था आपने ये जान ली। अब यहाँ पर अंत में क्या होता है, थर्ड अवस्था में अंत में यहाँ पर ये होता है, सेकंड का थर्ड सब पॉइंट, अंत में यहाँ पर वायुमंडल की संरचना जो हो जाती है पूरी तरह से, और इसको जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने यहाँ पे संशोधित किया है। यानी एंड में क्या होता है, हमारा वायुमंडल सेकंड अवस्था में तो बन गया, लेकिन तीसरी अवस्था में क्या होता है, हमारे यहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस जो जब होता है, जब हमारे यहाँ उपलब्ध मात्रा में जल हो जाता है। तो हमारे यहाँ जल मंडल कैसा बना, ये हम पहले हम देखेंगे। यानी अब जल मंडल कैसे बना, आपने वायुमंडल की संरचना देख ली, वायुमंडल में अब जल मंडल कैसे आया, तो जल मंडल अब देखेंगे यहाँ पर। तो ऐसे करके यहाँ पे आपने वायुमंडल के बारे में देख लिया, अब जल मंडल देखेंगे। तो देखिए तीसरा पॉइंट आपका ये कहता है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये बताता है कि शुरुआत में जब पृथ्वी जब आपकी सेकंड अवस्था में ठंडी हो रही थी, ठंडी हो गई थी, तो लगातार यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। यानी कि आपने बताया, हमने सेकंड अवस्था आपने देखी कि पृथ्वी जब ठंडी हो गई, उसके बाद विभेदन हुआ, तो यहाँ पे तमाम जो अंदरूनी गैसें थी, बहुत सारे ज्वालामुखी उद्गार थे वो फूट पड़े थे। यानी अंदर से भी जो गैसें थी वो बाहर निकल के आ रही, ठंडी हो रही थी पृथ्वी एकदम। ठीक है, तो वही अवस्था यहाँ बताई गई है कि लगातार यहाँ पे क्या था, ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प गैसें बढ़ने लगी। ठीक है, और जैसे जैसे जब गैसें बढ़ी, यहाँ पे बताया गया है, जैसे जैसे गैसें यहाँ पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। यानी कि जो जलवाष्प निकल रही थी नीचे से वो ठंडी होने लगी। अब ठंडी जलवाष्प जब हो गई तो उसमें क्या था कि वायुमंडल में जो मौजूद CO2 गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, वो भी उसमें घुल गई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वर्षा के पानी के में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। ठीक है, यानी जब CO2 गैस इसमें और मिल गई तो क्या हुआ, तापमान और कम हो गया। तो और कम होने से यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा संघनन हुआ और एक भयंकर वाली वर्षा हुई। यानी पृथ्वी पर बहुत भयंकर उस समय वर्षा हुई, अत्यधिक वर्षा हुई। ये थर्ड का सब पॉइंट आप लिख लेना। ठीक है, और जो वर्षा हुई, तो वर्षा के उपरांत ये होता है कि पृथ्वी के धरातल पर जो भी गड्ढे बने हुए थे, यानी जो आज महासागरों के रूप में आज गड्ढे दिख रहे हैं, तो पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल जो गड्ढे बने हुए थे उनमें इकट्ठा होने लगा। इससे करके हमारे ऐसे करके क्या बना, ऐसे करके हमारे जो है महासागर क्रिएट हो गए। ठीक है, ऐसे करके हमारे ये महासागर क्रिएट हो गए। ठीक है, तो आपने जान लिया कि जलमंडल कैसे बना। जलमंडल का मतलब बनने का मतलब ये था कि पृथ्वी का वायुमंडल बनना था, यानी पृथ्वी के वायुमंडल की सेकंड अवस्था थी। सेकंड अवस्था ये मतलब कि पृथ्वी अब ठंडी हो रही थी, उस समय पृथ्वी के दौर से बहुत सारी गैसें बाहर निकली। ठीक है, उनमें ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली गैसें भी थी। तो वो गैसें धीरे धीरे करके क्या हुई, ठंडी हुई, ठंडी होकर संघनित हुई, और संघनित होने के साथ साथ उनमें क्या था कि भाई वहाँ पर CO2 गैस भी मिल गई। उनमें CO2 गैस मिलने से क्या हुआ, संघनन प्रक्रिया में जो उनकी बूंदें थी और ज़्यादा ठंडी हो गई, वर्षा का पानी और ज़्यादा तापमान उनका गिर गया। तापमान और ज़्यादा गिरने से क्या हुआ, जबरदस्त वाली वर्षा हुई, और जबरदस्त वर्षा होने से यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी महासागर थे वो सब भर गए। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे यहाँ जलमंडल का विकास हुआ। अब देखिए जलमंडल के विकास की अवस्था बताई गई है, कितनी साल पुराना है ये। तो यहाँ पर थर्ड सब पॉइंट आप लिख लेना। देखिए यहाँ पे बताया गया पृथ्वी पर उपस्थित महासागर जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, उसके लगभग 50 करोड़ सालों के में ही ये विकसित हो गया है। ठीक है, यानी पृथ्वी की जब 4.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उसी में 50 करोड़ सालों के भीतर भीतर महासागर बन गए। यानी आज से लगभग 400 करोड़ साल पहले। ठीक है, यानी कि शुरुआत में ऐसे मान सकते हैं, शुरुआत में पृथ्वी बनी, उसके 50 करोड़ साल पहले यानी पृथ्वी का निर्माण हुआ पहली अवस्था में, उसके 50 करोड़ साल में ही ये बन गए। और आज से अगर ये टाइम यहाँ से काउंट करें, आज से प्रेजेंट से, तो ये टाइम यहाँ तक का कितना हो रहा है, 400 करोड़ का हो रहा है। ठीक है, तो ब्रैकेट में लेना, महासागर आज से लगभग 400 करोड़ साल पुराने हैं। ठीक है, ये आप लिख लेना। तो ऐसे करके आपने यहाँ पर ये देख लिया कि पृथ्वी पर जलमंडल कैसे विकसित हुआ। अब यहाँ पर जलमंडल विकसित हो गया। अब यहाँ पर अगला पॉइंट देखेंगे कि भाई जीवन का आरंभ कब हुआ। अब देखिए आपने 400 करोड़ साल पहले महासागर बन गए, तो आपने महासागर तो बन गया, महासागर बन गए हैं, उसी के बाद यहाँ पर जीवन का आरंभ हुआ है। तो चौथा पॉइंट यहाँ लिख लेना आप यहाँ पर कि लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ। ठीक है, लिख लेना इसमें, इसी में सब पॉइंट। और लगभग यहाँ पर 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई।
यानी 250 से 300 करोड़ साल पहले जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जो कि तीसरी अवस्था थी, तीसरी अवस्था ये फोटोसिंथेसिस वाली वायुमंडल की तीसरी अवस्था थी, जिसमें वायुमंडल पूरी तरह से बन जाता है। तो अवस्था महासागरों के विकसित होने के बाद हुई है, तीसरी अवस्था वायुमंडल की। वायुमंडल का परिशोधन तब हो पाया है जब महासागर पूरी तरह से विकसित हो गए हैं। तो यद्यप, ठीक है, यानी कि 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई, ठीक है। और इससे क्या हुआ, ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो विकसित हुई, इससे ये हुआ कि जो ऑक्सीजन का लेवल था वो बढ़ोतरी उसमें हो गई। तो इसमें लिख लेना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन में बढ़ोतरी ये महासागरों की देन है, क्योंकि महासागर जो थे पूरा जल भर गया था उनमें, और जैसे जैसे प्रकाश संश्लेषण हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का लेवल भी मेंटेन हो गया वायुमंडल में, ठीक है। तो ये बताया गया है। अब यहाँ पर इसमें सब पॉइंट लिख लेना, इसी में ही अगला सब पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, कि महासागरों द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पहले पूर्ण रूप से भर गई। यानी कि आज से लगभग 200 करोड़ साल पहले महासागरों ने वायुमंडल में ऑक्सीजन की पूरी मात्रा की पूर्ति कर दी, ठीक है। यानी इतनी लंबी प्रक्रिया है पृथ्वी के निर्माण की, उस पर जीवन आरंभ होने की, कोई आज 1-2 साल का खेल नहीं है, यानी करोड़ों साल पहले ये प्रक्रियाएं घटित हुई हैं। इन सब का क्रम याद रखना अब आप, ठीक है, क्योंकि क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रम अक्सर पूछा जाता है कि बिग बैंग कब हुआ, पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, ग्रहों का निर्माण कब हुआ, ठीक है, चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई, यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन का आरंभ कब हुआ, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके लिए अब मैं अभी बताऊंगा इसके लिए क्या करना है, वो मैं बताऊंगा। अब अगली हेडिंग है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, यानी हम लोग जीवन जो आया है वो कैसे आया है, वो यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति का सबसे एंड वाला पेज यही है, जीवन की उत्पत्ति और विकास से संबंधित है, ठीक है। वर्तमान जो वैज्ञानिक हैं, आधुनिक वैज्ञानिक जो हैं हमारे कहे जाते हैं, ये जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं। यानी कि यहाँ पर जो रासायनिक प्रक्रिया है, यानी जो केमिकल कंपाउंडिंग बोल सकते हैं, उस तरह की प्रक्रिया बताते हैं। इससे पहले क्या है, जटिल जैव जैसे कार्बनिक अणु बने और उनका समूहन हुआ, ठीक है। यानी कि आधुनिक वैज्ञानिक ये कहते हैं कि भाई जो मानव का निर्माण हुआ है वो रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है, ठीक है, जिससे सबसे पहले क्या बने, जटिल जैव बने, यानी कार्बनिक अणु बने और उनका समूहन हुआ। अब देखिए, इनकी समूहन की प्रक्रिया बताई गई, सेकंड का सब पॉइंट। समूहन यहाँ पर ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था और निर्जीव पदार्थों को जीवित तत्वों में परिवर्तित कर सकता। यानी कि जो समूहन इस तरह से हुआ कार्बनिक पदार्थों का अन्य पदार्थों से, कि जो निर्जीव पदार्थों में भी इन्होंने जीवन में, यानी निर्जीव पदार्थों के अंदर भी इन्होंने जीवन को डाल दिया। जीवन का डालने का मतलब ये था, निर्जीव पदार्थों में से भी तमाम तरह के काई, फंगस वगैरह, ये सब वहाँ पे उत्पत्ति हुए, इन सब की वहाँ पर उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो आज भी इन सब चीज़ों के प्रमाण देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि 300 करोड़ साल पहले पुरानी भूगर्भिक सेलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज भी शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है, ये बताया गया है यहाँ पर, ठीक है, थर्ड पॉइंट में। अब देखिए, जीवन का विकास जो हुआ है 380 करोड़ साल पहले, तो इसका पूरा प्रक्रम, ठीक है, ये पूरा प्रक्रम टेबल के फॉर्म में है, वो टेबल आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। यानी आज से पूरा जो प्रकार विकास आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित पूरा विकास है, वो टेबल आपको बनानी पड़ेगी। अब मैं उस टेबल पर चल रहा हूँ, वो टेबल आप बनाएंगे तो बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये हेडिंग आप ऊपर, ये आपकी टेबल की हेडिंग पड़ेगी, मैं दिखा दे रहा हूँ पूरा ये देखिए ऊपर हेडिंग आपकी ये पड़ेगी यहाँ पर, भूवैज्ञानिक कालमापक्रम। अब देखिए टेबल इंपॉर्टेंट क्यों है, ये टेबल आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक कोई भी उठा लीजिए, माजिद हुसैन, महेश बर्डवाल, जो भी आप मानते हैं राइटर, उन सभी में ये आपको टेबल दिखाई देगी, क्योंकि ये एक टेबल जो है एकमात्र जरिया है आपको, इसमें कम से कम 7 से 8 प्रश्न इसी टेबल से क्लियर हो जाते हैं आपके। 7 से 8 प्रश्न जो है इसी टेबल से क्लियर हो जाते हैं आपके। और अक्सर करके बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं जो 11th-12th में आते हैं, उन्हें ये विकासक्रम शुरुआत में ही पढ़ा दिया जाता है। बायोलॉजी में ये पूरा बता दिया जाता है, जीवन की उत्पत्ति वाला जो चैप्टर है वहाँ पर पूरा विकासक्रम ही बताया जाता है, पढ़ाया जाती है टेबल। 11th-12th में बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी आप ये ना समझें कि मयंक सर पूरा उतरवा रहे हैं, ये है आपको, मैं फिर से वो रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ये लगता है कि मयंक सर उतरवा रहे हैं, वो माजिद हुसैन उठा के देखे, आपकी महेश बड़वाल उठा के देखे। इसके अलावा जो तमाम ऑथेंटिक कोचिंग्स की जो किताबें हैं, जो कि तो कोचिंग्स वालों ने अपनी अपनी किताब निकाली है नोट्स के रूप में, वो उठा के देखें, उन सभी में ये टेबल आपको एज इट इज, यानी बिल्कुल ऐसी ही सेम टू सेम दिखने को मिल जाएगी। अब करना क्या है इसमें, अब देखिए यहाँ पर ईयान, महाकल्प, यानी बड़ी, यानी ईयान का मतलब है बहुत बड़ी सदी, उसके बाद महाकल्प उससे छोटी, फिर कल्प पीरियड, युग, ठीक है, कौन से युग था, आयु, आधुनिक वर्ष पहले, जीवन की मुख्य घटनाएं यहाँ पे क्या क्या हुई, तो ये आप बना लेना, ठीक है। अब देखिए इनमें जो खाने हैं,
उन्हें कैसे याद किया जाए मैं बता दूंगा। यहाँ पर पहली बात ये है कि यहाँ पर ये टेबल ये सबसे नवीनतम ऊपर वाली संरचना दिखाई गई है। हम इसे नीचे से लिखेंगे, देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ इसे, इमेज को और छोटा कर लिया मैंने। देखिए हम यहाँ से लिखेंगे, नीचे से लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी अमूमन आपको कितने खाने क्रिएट करने हैं, पहला खाना नीचे से ये खाना हो जाएगा, दूसरा खाना आपका जो है बॉक्स ये हो जाएगा, और तीसरा बॉक्स जो आपका बनेगा यहाँ पर, ठीक है, तीसरा बॉक्स आपका ये वाला बना लेना, चौथा ये वाला बना लेना, और पांचवा ये वाला बना लेना। यानी ऐसे करके आपके ये 5 बॉक्स क्रिएट होंगे नीचे से या ऊपर से, और हम यहाँ से नीचे से भरना स्टार्ट करेंगे। अब आप इसे इसके हिसाब से आप देख लेना कि भाई स्पेस कम तो ना रह जाए, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन करते आ जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। स्पेस कम ना रह जाए उस हिसाब से आप मैनेज कर लेना। यहाँ पे सबसे बड़ा जो खाना है तीसरे वाला खाना सबसे बड़ा है, तो बीच वाला जो खाना आप बनाओ सबसे बड़ा बना लेना, ठीक है। तो सबसे नीचे से हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से ही हमें समझ में आएगा। ऊपर सबसे नवीन वाली रचना बताई गई है, तो ऊपर से हम नहीं पढ़ेंगे, नीचे से ही हम देखते चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, 1 सेकेंड, ठीक है। आई थिंक हाँ बात करते हैं यहाँ से। अब देखिए सबसे पहली जो घटना है बिग बैंग, सुपरनोवा विस्फोट और तारों की उत्पत्ति, यानी कि ये पहली घटना बिग बैंग की हुई है। पर सुपरनोवा जैसी घटना हुई, विस्फोट वाली सुपरनोवा बोलते हैं, एक प्रकाश ऊष्मा वाला, ठीक है। उसी में तारों की उत्पत्ति हुई है। सुपरनोवा में आकाशगंगाएं बनी हैं, ठीक है, तारों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर बिग बैंग से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसे पूरा खाना आपने बना लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया 5 अरब से लेकर 13.7 वर्ष पहले, यानी बिग बैंग वाली घटना कब हुई है, 13.7 वर्ष पहले हुआ है। तारों का निर्माण क्या हुआ है, लगभग 5 अरब वर्ष पहले हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके सामने लिखा हुआ है एग्जैक्ट, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट डेट लिखी हुई है। यहाँ पे आपने ऊपर ये लिख लिया हुआ आधुनिक वर्ष पहले कितना हुआ है, कि भाई आपकी जो बिग बैंग की घटना घटित हुई है, ब्रैकेट में ये 2 खाली छोड़ देना, ये बिग बैंग की घटना हुई है 13.7 वर्ष पहले, और सुपरनोवा यानी आकाशगंगाएं वगैरह जो बनी है वो बनी है 12 अरब वर्ष पहले। तारों की उत्पत्ति हुई है 5 अरब वर्ष पहले, ठीक है। इन दोनों के परिणाम स्वरूप ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है इनसे, ठीक है। यानी बिग बैंग और सुपरनोवा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का इनका कारण क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। और 5 अरब वर्ष पहले क्या हुआ कि तारे बने, उसी समय सूर्य की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। ये यहाँ पर आपने देख लिया होगा। अब यहाँ पर अगली जो काल आता है, अगला जो महाकल्प बताया गया है, अगला महाकल्प बताया गया है आपका नीचे से, इसमें महाकल्प में 3 कैटेगरी डिवाइड कर दी हैं, हेडियन, आद्य महाकल्प, और यहाँ पर प्रागजीव यानी प्रोटोरिजोइक, यानी प्रोटोरिजोइक जो बताया गया है। 3 यहाँ पे जो है आयन में बताए गए हैं, ठीक है। अब इस पूरे प्रक्रिया को यहाँ पे बोलते हैं पूर्व कैम्ब्रियन, 57 करोड़ से 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले की प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। क्या क्या हुआ है यहाँ पर वो हम देखते हैं। देखिए 4.8 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ, यहाँ पे बताया गया है कार्बन डाइऑक्साइड की दिखता हुई यहाँ पर, ठीक है। 3.8 अरब वर्ष पहले क्या हुआ, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण हुआ और महासागरों में वायुमंडल आया, ठीक है। 2.5 अरब से 3 अरब पहले क्या हुआ कि भाई यहाँ पे जो ब्लू ग्रीन शैवाल थे, एक कोष की जीव थे, यानी सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन एक कोष की जीवों में आया है। यानी हमारे यहाँ जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे पहले एक कोष की जीव, जिनमें केवल एक कोष का थी, ठीक है, वो जीवों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसके अलावा फिर 57 करोड़ से 2 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले, 2.5 अरब वर्ष पहले कई जोड़े वाले जीव उत्पत्त हुए हैं, ठीक है। ये सब अवस्थाएं किसमें हुई हैं, ये पूर्व कैम्ब्रियन में ये सब चीजें घटनाएं घटित हुई हैं। यानी कि आपके यहाँ जो एक कोषी जीव का निर्माण हुआ है वो 2.5 से लेकर 3.8 अरब वर्ष पहले के बीच में हुआ है, एक कोष की जीव का निर्माण। ये प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, ठीक है। और कई जोड़े वाले जीव जो होते हैं वो 57 करोड़ से लेकर 2.5 अरब करोड़ वर्ष पहले कई कोष का वाले जीव विकसित हुए हैं, ठीक है। ये आप लिख लेना। अगली जो है हेडिंग, अब देखिए अयान नहीं है ऊपर। अब यहाँ पर ये आपने प्रागजीव देख लिया, अब अगला है पुराजीव। पुराजीव वाला जो काल है ये 24.5 करोड़ वर्ष से लेकर 57 करोड़ वर्ष पहले वाला काल है। अब इसमें भी नीचे से ही ये नाम है, ठीक है। इसमें नाम वही दिए गए हैं, कैम्ब्रियन, ठीक है, ऑर्डोविसियन, प्रवालविद, सिलिरियन 3rd नंबर पर, 4थे पर है यहाँ पे डेवोनियन, 5 पर कार्बोनिफेरस, ये वाला बहुत पूछा जाता है, और 6वें पे पर्मियन, ठीक है। यानी पुराजीव में ये 6 तरह के आए हैं। तो कैम्ब्रियन में क्या हुआ है, कैम्ब्रियन वाली प्रक्रिया जो हुई है ये 50 से लेकर 57 करोड़ वर्ष पहले हुई है। इस पर स्थल पर कोई जीवन नहीं हुआ, जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव उत्पत्त हुए, यानी जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का उत्पत्ति हुई है इसमें कैम्ब्रियन काल में, ठीक है। ये भी पूछा गया है प्रश्न, काफी बार पूछा गया है। ऑर्डो जो विसियन है
इसमें सबसे पहले 43.8 से लेकर 5 करोड़ पहले वर्ष पहले सबसे पहली मछली इसी में आई है, ऑर्डोविशियन वर्ग के वर्ग तहत। ठीक है, ये लिख लेना। प्रवालविद या सिल्वियन में, ठीक है, सबसे पहले 40.8 करोड़ से लेकर 43.8 करोड़ में स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह और पौधे मौजूद हुए हैं। ठीक है, डेवोनियन में क्या हुआ है, डेवोनियन में जो है स्थल और जल दोनों पर रहने वाले जीव विकसित हो गए हैं। 36 से लेकर 40 करोड़ वर्ष के मध्य में स्थल और जल पर दोनों रहने वाले जीव उत्पत्त हो गए हैं। ठीक है, ये याद रखना। कार्बोनिफेरस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिफेरस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब आए हुए प्रश्न हैं, ध्यान रखना, और आप पेपर उठा के देखेंगे तो सब पता चल जाएगा एक एक प्रश्न इसमें आया हुआ है। इसमें लगभग 7 से 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इसी टेबल में से। कार्बोनिफेरस जो काल है वो 28.6 से लेकर 36 करोड़ वर्ष पहले है। इस पर रेंगने वाले जंतु रीढ़ की हड्डी वाला पहला जीव कार्बोनिफेरस काल में ही आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग यूपीएससी एग्जाम में 3-4 बार पूछा गया है ये वाला। ठीक है, तो ये याद रखना, बायोलॉजी में काफी बार पूछे गए हैं, टीजीटी पीजीटी एग्जाम में सब पूछे गए हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसे। ठीक है, बना लेंगे उसके बाद आपको 2-4 बार देखनी पड़ेगी, आपको तैयार हो जाएगी। तो कार्बोनिफेरस में क्या हुआ है कि भाई पहले रेंगने वाला जंतु रीढ़ की हड्डी वाला पहला जीव आया है। उसके बाद पर्मियन काल जो आया है, पर्मियन में क्या आया है कि रेंगने वाले जीवों की अधिकता हुई है और जल स्थल चर हुआ है। ठीक है, यानी जल पर रहने वाले और स्थल पर रहने वाले जीवों की अधिकता हुई है, यानी उभयचर प्रकृति के जो है जीव यहाँ पर निकल कर आए हैं। ठीक है, अब पुराजीव वाला समय आपने देख लिया। अब इसमें आता है मेसोजोइक, यानी जिसे हम मध्यजीव बोलते हैं। इनकी उत्पत्ति 6.5 करोड़ से लेकर 24.5 करोड़ वर्ष पहले स्तनपायी के रूप में हुई है। स्तनपायी का मतलब जिनके अंदर स्तन ग्रंथियां थी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली अवस्था है ट्रियासिक वाली। ठीक है, जैसे मैं लिखता जा रहा हूं नीचे से वैसे ही लिखना है। ट्रियासिक में क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रियासिक में 20.8 से लेकर 24.5 करोड़ वर्ष पहले इसमें मेढक को समुद्री कछुआ विकसित हुआ है। ठीक है, अगली अवस्था इसमें आती है मध्यजीवी में, मेसोजोइक में, जुरासिक, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जुरासिक का मतलब समझ ही गए होंगे, डायनासोर वाला। ठीक है, जो डायनासोरों के कंगाल आज देखते हैं, मूवियां देखते हैं, तो ये अवस्था स्टार्ट हुई है 14.4 से लेकर 20.8 करोड़ साल पहले डायनासोर का युग आया है। अब डायनासोर का युग जुरासिक में स्टार्ट हुआ, क्रिटेशियस काल में खत्म हो गया, यानी मध्य यानी मेसोजोइक काल की अवस्था थी। क्रिटेशियस काल 6.5 करोड़ से लेकर 14.4 करोड़ तक, इसमें डायनासोर विलुप्त भी हो गए। ठीक है, ये दोनों अवस्थाएं बहुत बार पूछी गई हैं कि कब जुरासिक युग प्रारंभ हुआ है और कब ये खत्म हो गया, क्रिटेशियस में आके ये खत्म हो गया है। ठीक है, ये आप लिख लेना। देखिए, मैं इंपॉर्टेंट इसलिए लगा दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, वैसे तो पूरा इंपॉर्टेंट है। अब वर्तमान में आता है नवजीवन, जिन्हें हम सेंजोजोइक बोलते हैं। नवजीवन यानी आज से, यानी अभी वर्तमान से लेकर 6.5 करोड़ यानी 6.3 करोड़ वर्ष पहले की जो भी घटनाएं हुई हैं उनमें बताया गया है। इसमें आपने मध्यजीव वाली देख ली। अब इसमें यहाँ पर तृतीय कल्प बोलते हैं, टर्सियरी बोलते हैं। ठीक है, टर्सियरी में यहाँ पे युग में बताया गया पुरानूतन है, दूसरे नंबर पर अधिनूतन है, थर्ड पर अधिनूतन है, चौथे पर अल्पनूतन है, पांचवें पर अतिनूतन है। ठीक है, तो यहाँ पे पुरानूतन कब है, पुरानूतन वाली अवस्था है 5.7 से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष वाली। इसमें छोटे स्तनपाई यानी चूहे आदि विकसित हुए हैं। ठीक है, छोटे स्तनपाई जिनमें स्तन ग्रंथियां थी, चूहे आदि विकसित हुए हैं। अधिनूतन में क्या हुआ है, 3.7 करोड़ से लेकर 5.8 करोड़ खरगोश। ठीक है, यानी यहाँ पर खरगोश की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अधिनूतन में क्या हुआ है, 2.4 करोड़ से 3.7 करोड़ पहले मनुष्य से मिलता जुलता वन मानुष जंतु, यानी कि ये अधिनूतन में वन मानुष की उत्पत्ति हुई है। यानी हमारे पूर्वज जो हैं वो यहाँ पे होमोसेपियंस वाली अवस्था से पहले वाले जो पूर्वज हैं वो अधिनूतन में यहाँ पर निकल के आए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ये अल्पनूतन में क्या हुआ है, अल्पनूतन 50 लाख से लेकर 2.4 करोड़ वर्ष पहले वाली अवस्था है। वन मानुष फूल फल वाले पौधे और वृक्ष यहाँ पे विकसित हुए हैं। वन मानुष पूरी तरह से विकसित हो गया है। पहले क्या था, मिलता जुलता रूप था, जानवर जैसा जानवर था, लेकिन अब वन मानुष हो गया, पूरी तरह से चलने वाला। ठीक है, अब अतिनूतन में क्या हुआ, 20 लाख से 50 लाख साल पहले आरंभिक मनुष्य के पूर्वज, यानी बिल्कुल सीधे चलने वाले मनुष्य के पूर्वज हो गए। ठीक है, अब चौथी संरचना आती है टर्शियरी यानी क्वाटरनरी, जिसे चतुर्थ कल्प बोलते हैं नवजीवन में ही। इसमें आता है पहले नंबर पे आता है अत्यंत नूतन। ठीक है, ये 10,000 से लेकर 20 लाख साल पहले। इसमें आदि मानव यानी होमोसेपियंस की उत्पत्ति यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है, और आधुनिक मानव ये सेकंड अवस्था है, अभिनव, जो 0 से लेकर आज से लेकर 10,000 साल पहले यहाँ पर आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई है। यानी हम लोग चतुर्थ कल्प के अभिनव वाले उससे आते हैं। ठीक है, चतुर्थ कल्प में अभिनव वाले में हम लोग काउंट होते हैं। ठीक है, तो भाई ये टेबल आपको याद रखनी है और ये टेबल आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये आप ध्यान कर लीजिए। देखिए अब जो क्लास 11-12 जो चल रही है ये मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर, पहली बात आप ये जान लीजिए। पहली बात कुछ लोग यहाँ पर ये सोच रहे हो मजे मजे के लिए वीडियो देख रहे हैं, हम वही टाइम पास करेंगे चले जाएंगे। आप देख सकते हैं वीडियो, लेकिन आपका उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये है, फिर से मैं एक बात और रिपीट कर दे रहा हूँ, अब चैप्टर तुम्हारा एंड हो चुका है, 2-4 बातें। देखिए पहली बात ये होती है जो ये कंटेंट होता है, लेंथी कंटेंट होता है, कोई भी चैनल वाला यानी कि जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं आपके सामने मौजूद हैं, लाइक आप नाम सबके जानते हैं, जो प्रोफेशनल चैनल हैं जो पैसे लेकर आपको स्टडी करवाते हैं, तो बड़े चैनल वाले कभी इतना लंबा वीडियो नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? उनका रीजन ये है, पहली बात ये, बड़े वीडियो डालने से उनका समय खराब होगा और उतने समय में वो कम से कम 5 से 6 छोटी वीडियो अपलोड कर देंगे, तो उन पर उन्हें व्यूअर्स भी मिलेंगे, व्यूअर्स मिलेंगे तो उनकी कमाई भी होगी। वो लोग इस बात पर फोकस करते हैं। दूसरी बात, मैंने कभी इस बात पर फोकस नहीं किया। मेरा मानना यही है आपको कंटेंट बेटर मिले, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग समझते नहीं हैं। आप लोग ये सोचते हैं कि सर हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं, लेकिन हम विश्वासघात नहीं कर रहे हैं। विश्वासघात तो आपके साथ वो लोग कर रहे हैं जो आपको केवल और केवल करंट में उलझाए हुए हैं। करंट ही पढ़ते जाइए, सब इससे ही हो जाएगा। तो करंट से कुछ नहीं होगा, आपको स्टैटिक पोर्शन भी तैयार करना पड़ेगा। और रही बात स्टैटिक पोर्शन की, दूर दूर तक आपको यूट्यूब पर स्टैटिक पोर्शन करवाने वाला कोई नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। आप सर्च करके देख लीजिए, सबने पढ़ाया है, पढ़ाने का तरीका सबका वही है। किसी ने लाइनें नहीं उठाई, बस जल्दी जल्दी में समाप्त कर दिया, 4-4 पॉइंट उठा लिए, उन्हें बहुत बढ़िया तरीके समझा दिया 20 मिनट के अंदर। हकीकत यह है कि यूपीएससी का कोई भी लेक्चर, आप ये याद रखना, 1 घंटे से कम का नहीं हो सकता। यानी अब कोचिंग में 3 से 4 घंटे यूपीएससी को देने पड़ते हैं। आप सोच सकते हैं कोचिंग का एक लेक्चर 4 घंटे का होता है, तो यहाँ पर अगर कोई अच्छा सा कंटेंट यूपीएससी लेवल का देगा तो 1 घंटे से कम का तो हो ही नहीं सकता है। और जो लोग केवल 20 मिनट और 15 मिनट की वीडियो यूपीएससी के नाम पर ला रहे हैं, वो यकीन मानिए आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। इन लोगों से आप सावधान हो जाइए, इन लोगों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, मेरी राय है आपको। अब आगे आपकी जैसी मर्जी, लेकिन आई होप आपको प्रॉपर वे में कंटेंट यहाँ मिल रहा है, प्रॉपर वे में नोट्स बन रहे हैं। अब आपको बहुत जल्द इसका जो चैप्टर 3 भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए उतना ही। इस वीडियो से संबंधित जो आपका एमसीक्यू वाला पोर्शन है उसका लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन पे दे दिया है। उस लिंक पर जाकर आप जो एमसीक्यू वाला वीडियो देख लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है यहाँ पर नीचे की तरफ, तो वहाँ पर ही उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं आप। इसके अलावा आप लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये है कि भाई आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको वीडियो को लाइक शेयर करना है। एक बात और जान लीजिए, मैं कोई नोट्स आपको प्रिंटेड नोट्स नहीं देने वाला हूं, आपको नोट्स अपने खुद के बनाने हैं। मैं ये चाहता हूं आप जब खुद नोट्स लिखेंगे तो यकीन मानिए कुछ वर्ड्स आपके माइंड में स्थिर भी हो जाएंगे, और आप जब पके पकाए नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपके माइंड में आधी चीज़ें इकट्ठी हो ही नहीं पाएंगी, आधी चीज़ें आपके माइंड में घुस ही नहीं पाएंगी, तो आप वैसे भी एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे बढ़िया ये नोट्स अपने खुद बनाइए। कुछ चीज़ें वहाँ पे एडिटिंग होती है, कुछ लिखना बढ़ाना घटना बढ़ाना है, तो आप अपने स्तर से घटा बढ़ा भी सकते हैं उसमें। जबकि जो किसी और के नोट्स क्रिएट किए हुए होते हैं प्रिंटेड नोट्स, वहाँ पर आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ पर आप लकीर के फकीर बन जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप मेरे साथ साथ में अपने नोट्स बनाइए। इसमें कोई परिवर्तन करना है, चेंजेस करनी है तो आप इसमें कर भी सकते हैं, क्योंकि आपके खुद के नोट्स हैं, आपको समझ में आ रहा है, हर एक लाइन में समझा रहा हूँ कि भाई इस लाइन का ये मतलब है। तो आपको इतना अच्छा पढ़ने को मिल रहा है तो आप इसे छोड़िए मत, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए। तो चलिए आज के लिए बस नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।